तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखते हैं एबॉर्शन। ठीक है ना। तो एबॉर्शन जो है, सबसे पहले हम जानते हैं कि एबॉर्शन होता कब है। ठीक है ना। एबॉर्शन होने के लिए ज़रूरी क्या है। तो एबॉर्शन मेरा तभी होगा जब प्रेगनेंसी होगी। ठीक है ना। तो जब प्रेगनेंसी होता है तो फिर जाके कहीं एबॉर्शन होने का चांसेस रहता है। मतलब जो एबॉर्शन है वो मेरा प्रेगनेंसी का एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है ना। मतलब एक रिस्क है प्रेगनेंसी के दौरान कि मेरा एबॉर्शन हो सकता है। ठीक है। तो सबसे हम लोग जानते हैं कि कॉमन रिस्क ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी क्या क्या होता है। ठीक है ना। लोग देख लेते हैं कॉमन रिस्क ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है ना। तो जो कॉमन रिस्क अर्ली प्रेगनेंसी का होता है उसमें से जो पहला होता है वही होता है मेरा एबॉर्शन। ठीक ना। एबॉर्शन या फिर इसी को हम बोलते हैं मिस कैरेज। ठीक ना। दूसरा जो मेरा इसका कॉमन रिस्क होता है अर्ली प्रेगनेंसी का होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। टॉपिक प्रेगनेंसी। ठीक है। और जो तीसरा मेरा कारण होता है वो होता है मेरा एबॉर्शन क्या बोलते हैं कॉमन रिस्क ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, वो होता है मेरा जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। ठीक है ना। लाइन खत्म हो गया भाई। तो जो कॉमन रिस्क होता है मेरे अर्ली प्रेगनेंसी के वो ये तीन जो हम देखें अभी कि एबॉर्शन होता है, टॉपिक प्रेगनेंसी होता है और ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज होता है। तो इसी में हम लोगों को पढ़ना है एबॉर्शन। ठीक है ना। क्या पढ़ना है हम लोगों को? एबॉर्शन। तो एबॉर्शन क्या है कि ये कॉमन रिस्क है ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं एबॉर्शन के बारे में। ठीक, ये देखेंगे एबॉर्शन के बारे में। तो एबॉर्शन के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि WHO जो है वो इसको कैसे डिफाइन करता है। ठीक है। तो WHO हमारा जो है वो बोलता है कि एबॉर्शन इज द एक्सपल्शन, ठीक है ना, और एक्सट्रैक्शन। क्या बोल रहा है? एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मदर of an embryo or fetus, ठीक ना, weighing 500 ग्राम or less when it is not capable of इंडिविजुअल या बोले इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। ठीक है ना। तो WHO मेरा हमको कुछ इस तरह का डेफिनेशन देता है। ठीक है ना। एबॉर्शन के लिए बोल क्या रहा है कि एबॉर्शन इज एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन। ठीक है ना। तो एक्सपल्सन मतलब क्या होता है? ठीक ना। एक्सपल्सन मतलब क्या होता है? एक्सपल्सन मतलब होता है कि खुद ब खुद जो है नेचुरली जो मेरा क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट, जो मेरा फीटस है या फिर एम्ब्रियो है, ठीक है ना, जो कॉन्सेप्शुअल प्रोडक्ट है, ठीक है ना, वो खुद ब खुद जो है वो मदर के बॉडी से निकल रहा है, पुश्ड आउट हो रहा है। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? नेचुरली पुश्ड आउट हो रहा है इसमें। ठीक है ना। और एक्सट्रैक्शंस मतलब क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग
क्या बोल रहा है कि इसमें हम लोग एक्टिवली बाय इंटेंशन, ठीक है ना, हम लोग इंटेंशनली एक्टिवली जो है हम जो एम्ब्रियो है या फिर फीटस है उसको मदर की बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। इसमें ये क्या है, इंटेंशनली या फिर इसमें एक्टिवली। ठीक है, इसमें एक्टिवली हम लोग क्या है बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्टिवली हम लोग बाहर कब निकालते हैं कि जब हमको किसी कारणवश कुछ ज़रूरी ऐसा हो गया, ठीक है ना, कि हमको उसको निकालना पड़ रहा है, तो हम लोग उस कंडीशन में मेडिकली निकालते हैं उसको, मतलब कि मदर की बॉडी से बाहर, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि एक्सपल्सन नेचुरली क्यों खुद ब खुद पुस्ट आउट होते हैं हमारे फीटस या फिर एम्ब्रियो मदर के बॉडी से, नेचुरली क्यों पुस्ट आउट होते हैं? तो नेचुरली पुस्ट आउट इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाता है। तो नेचर जो है वो मेरा खुद प्रीफर नहीं करता है कि वो आगे बढ़े, क्योंकि उसको फिर फीटस को आगे जाके दिक्कत नहीं हो। मतलब कि हमारा जो फीटस या फिर आने वाली नई ज़िंदगी है वो अगर बेहतर नहीं है तो नेचर उसको खुद ब खुद क्या है हटा देता है। अगर वो बेहतर है, सर्वाइव करने में फिटेस्ट है, ठीक है ना, तो फिर नेचर उसको आगे प्रोसीड करता है। ठीक, तो नेचुरली पुस्ट आउट होगा तो उसको हम एक्सपल्सन बोलेंगे, और एक्सट्रैक्शन अगर एक्टिवली हम लोग उसको निकाल रहे हैं फ्रॉम अ मदर ऑफ एन एम्ब्रियो या फीटस, ठीक है ना। एम्ब्रियो या फीटस हम जानते हैं कि एम्ब्रियो जो है वो 8 मंथ तक हम लोग जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है उसको हम लोग 8 मंथ तक बोलते हैं एम्ब्रियो, और 9th मंथ से जब तक बर्थ नहीं हो जाता है तब तक हम लोग बोलते हैं फीटस, ठीक है ना। तो उसका वेट कितना होता है, 5 ग्राम या फिर उससे कम होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो फीटस है, ठीक है ना, हमारा जो फीटस है उसको 500 ग्राम वेट गेन करने में जो समय लगता है वो लगता है हमारा 20 वीक, ठीक ना, या फिर बोल दे 5 मंथ, ठीक ना, या फिर बोल दे 140 डेज, ठीक ना, ऑफ जेस्टेशन, ठीक है ना। तो मतलब ये भी हम लोग कह सकते हैं कि 20 वीक से पहले, ठीक है ना, या फिर 5 मंथ से पहले या 140 डेज ऑफ जेस्टेशन से पहले जो है वो फीटस या एम्ब्रियो का मदर के बॉडी से एक्सपल्स आउट हो जाना या फिर एक्सट्रैक्शंस करना हमारा एबॉर्शन कहलाता है, ठीक है। तो इस दौरान तक, ठीक है ना, 5 मंथ तक क्या है कि ये इंडिपेंडेंट सर्वाइवल का क्षमता इसके पास नहीं रहता है, ठीक है। तो एबॉर्शन ये कहता है, एबॉर्शन का मतलब ये कहता है मेरा WHO, ठीक, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं एबॉर्शन होता क्यों है, ठीक है ना, एबॉर्शन का कारण क्या होता है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे इटायोलॉजी ऑफ एबॉर्शन, ठीक ना, इटियोलॉजी ऑफ एबॉर्शन, ठीक है ना। एटियोलॉजी ऑफ एबॉर्शन इन, पहले हम देखेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फिर हम देखेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एबॉर्शन के कारण होते हैं वो सबसे पहला जो मेरा कारण होता है वो होता है मेरा क्रोमोसोमल फैक्टर, सबसे पहला जो मेरा कारण होता है वो होता है मेरा क्रोमोसोमल फैक्टर बोल दें या फिर जेनेटिक फैक्टर बोल दें, ठीक है ना, क्रोमोसोमल या जेनेटिक फैक्टर। तो क्रोमोसोमल फैक्टर, क्रोमोसोमल जो ये डिफेक्ट है वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरा कॉज कराता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरा कॉज कराता है एबॉर्शन वो कराता है मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमनली जो है, ठीक है ना, अगर हम
क्रोमोसोमल फैक्टर में भी बात करें तो कौन सा क्रोमोसोमल फैक्टर जो है ज़्यादा रिस्क होता है अबॉर्शन के लिए, ठीक है ना। तो उसकी अगर हम बात करें तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो होता है, मोस्ट कॉमन एनोमली जो है, मोस्ट कॉमन एनोमली जो है वो क्या है, एन्यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी एन्यूप्लाइडी, ठीक है। एन्यूप्लाइडी, एन्यूप्लाइडी के बगैर हम देखें, एन्यूप्लाइडी मतलब सब आ जाता है ना, क्योंकि एन्यूप्लाइडी मतलब क्या होता है, एन्यूप्लाइडी मतलब होता है कि जब क्रोमोसोम का नंबर जो है नॉर्मल से अधिक या फिर कम हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लाइडी, ठीक है ना। जैसे कि ट्राइसोमी हो गया, मतलब कि एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया, मोनोसोमी हो गया, मतलब एक क्रोमोसोम कम हो गया नॉर्मल जो अमाउंट रहता है उससे, तो वो हो गया मेरा क्या, वो हो गया मेरा एन्यूप्लाइडी। सारा जो आता है मेरा एन्यूप्लाइडी में आता है, तो एन्यूप्लाइडी के सारा आ गया तो सबसे ज़्यादा मेरा रिस्क यही कराएगा। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे तो क्या आएगा, ट्राइसोमी, ठीक है। अब ट्राइसोमी के बाद भी अगर हम रिस्क देखें तो होता है मेरा मोनोसोमी एक्स, मोनोसोमी एक्स, ठीक है ना। अगर उसके बाद भी हम देखिए तो होता है मेरा ट्राइसोमी 16, ठीक है ना। उसके बाद मेरा जाता है ट्राइप्लॉइडी, ट्राइप्लॉइडी, ठीक है ना। ट्राइप्लॉइडी मतलब क्या होता है कि मेरा, जैसे कि मेरा हमारों का सेल्स में क्या होता है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है ना, मतलब ये डिप्लॉयड नंबर है। तो ट्राइप्लॉइडी में क्या होता है, ट्रिप्लॉयड नंबर रहता है, 3x हो जाएगा। हम लोग में 2n होता है तो इसमें 3n हो जाएगा, ठीक है। ट्राइसोमी मतलब हो गया कि एक क्रोमोसोम उसमें ज़्यादा हो गया, मोनोसोमी मतलब कि एक क्रोमोसोम कम गया, या मोनोसोमी 6 है मतलब कि इसमें एक क्रोमोसोम कम है, ठीक है ना। अब ट्राइसोमी 16 है मतलब कि इसमें एक क्रोमोसोम 16 का ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से हम डिफाइन मतलब कि बनाते हैं फिगर की, ठीक है ना। जैसे कि ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा, मान लेते हैं कि क्रोमोसोमल फैक्टर है, ठीक है। ये है मेरा क्रोमोसोमल फैक्टर, क्रोमोसोमल फैक्टर है, ठीक है, जो कि मेरा एबॉर्शन करा रहा है, ठीक। तो क्रोमोसोमल फैक्टर के अंदर में आता है मेरा क्या, ये है मेरा एन्यूप्लाइडी, ये है मेरा एन्यूप्लाइडी, ठीक है। अब एन्यूप्लाइडी के अंदर में आता है मेरा क्या आएगा, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, ठीक है ना। एक है मेरा ट्राइसोमी, एक है मेरा मोनोसोमी, ठीक है ना। अब मोनोसोमी में आता है मेरा मोनोसोमी एक्स और ट्राइसोमी 16, ठीक है ना। ये हम बात करें तो ये है मेरा ट्राइसोमी 16 और ये है मेरा मोनोसोमी एक्स, ठीक है ना। तो इसी के अनुसार हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा मेरा कॉज कौन करता है, एन्यूप्लाइडी मेरा क्या है, सबसे ज़्यादा मेरा एबॉर्शन कॉज कराएगा, ठीक है ना। उसके बाद आएगा मेरा ट्राइसोमी और मोनोसोमी। अब ट्राइसोमी भी, अब मोनोसोमी भी कंपेयर करेंगे तो मोनोसोमी एक्स जो है ना, सॉरी मोनोसोमी एक्स जो है ना वो ज़्यादा मेरा कॉज कराता है एबॉर्शन एज कम्पेयर टू ट्राइसोमी 16। और अगर कंपेयरली अगर देखें तो ट्राइसोमी जो है मेरा ज़्यादा करेगा। ट्राइसोमी और मोनोसोमी में हम लोग कंपेयर करें तो ट्राइसोमी जो है वो ज़्यादा एबॉर्शन कॉज करवाता है मोनोसोमी से, ठीक है ना, ठीक है। तो ये मेरा क्रोमोसोमल फैक्टर में इतना हम लोग देख लिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या इसमें होता है जेनेटिक फैक्टर्स में। तो जेनेटिक्स फैक्टर में जो है मेरा पॉलीप्लॉइडी जो फैक्टर है, ठीक है ना, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है ना। पॉलीप्लॉइडी भी लगभग 22% जो है मेरा एबॉर्शन कॉज कराता है, ठीक है ना। और इसके अलावा हम देखेंगे तो जो होता है मेरा स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल, स्ट्रक्चरल
क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, मतलब क्रोमोसोम का नॉर्मल जो अरेंजमेंट रहता है वो रीअरेंज हो जाता है, ठीक है ना, रीअरेंज हो जाता है। तो रीअरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता है? या तो रीअरेंजमेंट मेरा हो सकता है ट्रांसलोकेशन से, ठीक ना, या फिर मेरा हो सकता है डिलीशन से, या फिर मेरा हो सकता है इन्वर्जन से, या फिर मेरा हो सकता है रिंग फॉर्मेशन से, ठीक ना। तो ये सब की वजह से जो मेरा क्रोमोसोम जो है नॉर्मली अरेंज रहता है जिस सीक्वेंस में, ठीक है ना, जिस तरह से नॉर्मली इसका अरेंजमेंट रहता है, वो क्या है कि उसका जो होता है कि बदल जाता है, ठीक है ना, उसका अरेंजमेंट बदल जाता है। तो अगर अरेंजमेंट बदलेगा तो क्या होगा, अरेंजमेंट बदलेगा तो जो डिफेक्ट आ जाएंगे, और डिफेक्ट आ जाएंगे तो जो है मेरा नेचर जो है उसको चाहेगा कि आगे कैरी नहीं करे क्योंकि इसमें डिफेक्ट है, क्योंकि नेचर जो है हमेशा परफेक्ट चीज़ को ही आगे बढ़ावा देता है, ठीक है ना। तो डिफेक्ट चीज़ आ गया तो उसको क्या करेगा, चाहेगा कि उसको हटा दें, मतलब उसको अवॉइड कर दें, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट हो गया। अच्छा, अब अदर क्रोमोसोमल फैक्टर की और बात करें तो, और अदर क्रोमोसोमल फैक्टर की बात करें हम, अदर क्रोमोसोमल फैक्टर्स और क्या हो सकता है, एक होता है मेरा, एक खत्म हो गया भाई, निकालना पड़ेगा। तो अदर क्रोमोसोमल फैक्टर में कहता है मेरा मोज़ैक, ठीक ना। मोज़ैक में होता क्या है कि जैसे हमारे पूरे सेल्स में एक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है ना। मोज़ैक में क्या होता है कि एक ही इंडिविजुअल में टू टाइप्स ऑफ सेट का जो है जीन आ जाता है, ठीक है ना। टू टाइप्स ऑफ सेट्स ऑफ जीन, मतलब कि देखो एक हमारा बॉडी है मान लेते हैं और एक किसी और का बॉडी है, तो दोनों में क्या है, जीन अलग अलग सेट है, ठीक है ना, दोनों का जीन अलग अलग सेट है। अब दोनों आदमी का जीन मान लेते हैं कि एक जगह कहीं आ गया, ठीक है ना, तो दो अलग अलग तरह का सेट्स ऑफ जीन हो गया, ठीक है ना। तो उस तरह का सेट्स ऑफ जीन एक इंडिविजुअल में हो जाता है तो उसी को लोग बोलते हैं मोज़ैक, ठीक। उसके बाद मेरा डबल, सबका इंक कहाँ से ख़त्म होना था भाई, पढ़ा रहता है DOUBLE, डबल ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी, ठीक है ना। ओके, अब यदि हम जेनेटिक फैक्टर की बात करें, ठीक है ना, एक सेकेंड, चेंज ऑफ मार्कर, ठीक। अब यदि हम ये जेनेटिक फैक्टर की बात करें, ठीक है ना, तो जेनेटिक फैक्टर में एबनॉर्मलिटी जो आता है ना, अधिकतर वो मैटरनल से आता है, ठीक है ना, मैटरनल एरर से आता है। मतलब कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होता है ना, वो ड्यू टू 95% जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होता है ड्यू टू एरर, अच्छा पूरा लिखते हैं, जो क्या लिखते हैं भाई, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होते हैं, ठीक है ना, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होते हैं वो 95% हो चांसेस रहते हैं ड्यू टू 95% ड्यू टू एरर इन मैटरनल गैमेटोजेनेसिस, ठीक ना, और 5% ड्यू टू पैटर्नल एरर, ठीक है ना। तो मोस्टली जो मेरा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होंगे बेबी में, वो किसके कारण होता है, मदर के कारण, ठीक है ना, मतलब मदर के
मदर में जो मेरा गैमेटोजेनेसिस हो रहा है उसमें एरर के कारण होते हैं, और 5% होते हैं मेरा फादर के कारण, ठीक है ना। तो ये मेरा पहला एटोलॉजी हो गया क्रोमोसोमल फैक्टर, ठीक है ना। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा अगर हम इसमें देखते हैं तो दूसरा क्या आ जाता है मेरा, दूसरा देखो, अच्छा ठीक है, पहला था मेरा क्रोमोसोमल फैक्टर, ठीक है ना। अब दूसरा मेरा आ जाता है मैटरनल एज, ठीक है ना। मतलब कि मैटरनल एज, इसमें क्या रहता है, रिस्क जो रहता है इंक्रीज विथ एज, रिस्क जो रहता है वो इंक्रीज विथ एज। और यदि हम मान लेते हैं कि एज जो है वो इक्वल टू और मोर देन 35 ईयर है, तो जो है रिस्क जो फैक्टर जो रिस्क रहता है, मोर रिस्क रहता है, ठीक है ना, एबॉर्शन का। ठीक, अब एबॉर्शन के बाद क्या बोलते हैं, मैटरनल एज के बाद हम लोग तीसरा इसका फैक्टर देखें, तो तीसरा फैक्टर मेरा आ जाता है इंडोक्राइन और मेटाबॉलिक फैक्टर। इंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर की बात करें, इंडोक्राइन या फिर मेटाबॉलिक फैक्टर की बात करें तो मेरा आ जाता है डायबिटीज। सबसे पहले आएगा मेरा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ठीक है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें इंडोक्राइन में तो आएगा मेरा प्रेजेंस ऑफ थायराइड एंटीबॉडी, ठीक ना। और हम बात करें तो क्लिनिकल हाइपोथायरॉक्सिन, क्लिनिकल हाइपोथायरॉक्सिन है तो फिर मेरा चांसेस है एबॉर्शन का, ठीक है ना। चौथा में अगर हम बात करें तो लूटियल फेज डिफेक्ट हो सकते हैं, लूटियल फेज डिफेक्ट। लूटियल फेज मेरा कब होता है भाई, लूटियल फेज कब होता है मेरा, आफ्टर ओव्यूलेशन जो है कॉर्पस लूटियम जो है वो आफ्टर जो ओव्यूलेशन कॉर्पस लूटियम को फॉर्मेशन होता है। कॉर्पस लूटियम मेनली क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कराता है, ठीक है ना। तो लूटियल फेज डिफेक्ट आ रहा है मतलब कि मेरा प्रोजेस्टेरोन लेवल डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। ठीक, लूटियल फेज डिफेक्ट आ गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेरा डिफेक्ट आएगा पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, या फिर इसका अब नाम हो गया है PMOS, ठीक है ना। PMOS मतलब पॉली इंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इंडोक्राइन या फिर मेटाबॉलिक फैक्टर, ठीक है ना। PMOS क्या, PMOS हो गया लास्ट में, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखें तो चौथा जो मेरा फैक्टर आएगा वो आता है मेरा इन्फेक्शन,
अब इन्फेक्शन में बहुत सारे इन्फेक्शन आ सकते हैं भाई। जैसे इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन मेरा, इन्फेक्शन की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में कौन कौन वायरल, जैसे कि रोबेला हो सकता है, ठीक ना, साइटोमेगालोवायरस हो सकता है, वेरियोला हो सकता है, वैसीनिया हो सकता है, या HIV। अब देखिए मैरो में जो है HIV और टोक्सोप्लाज्मा को बोला गया है कि एबॉर्शन कॉज नहीं कराता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम जाएँ 11th एडिशन ऑफ डिजिट दत्ता तो वहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं डिजिट दत्ता एडिशन 11 के अनुसार चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो रूबेला हो गया, साइटोमेगालोवायरस, वेरियोला, ठीक है ना, ये सब हो गया मेरा वायरल में। अब इसके बाद हम जाते हैं तो वायरल के बाद आता है मेरा पैरासाइट। तो पैरासिटिक जो होता है, ठीक है ना, पैरासिटिक में मेरा जाएगा वही टोक्सोप्लाज्मा। वंस अगेन मैरो इसको मैरो 6.5 में जो है वो इसको नहीं बताया गया है, ठीक है ना, कि एबॉर्शन कॉज कराता है। टोक्सोप्लाज्मा और मलेरिया, ठीक है ना, तो ये पैरासिटिक हो गया। अब यदि हम बात करें तो बैक्टीरिया बच गया। तो बैक्टीरिया में कौन कौन बैक्टीरिया कॉज करा सकता है भाई? बैक्टीरिया में होता है यूरिया प्लाज्मा, ठीक है ना, वी नहीं है भाई, यू है भाई, ये यू है, यू, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, क्या होगा, क्लेमाइडिया होता है, ठीक ना। उसके बाद ब्रूसेला। तो ये सारा बैक्टीरिया जो है ना वो सब मेरा कॉज कराता है, इन्फेक्शन कॉज कराता है, और इन्फेक्शन कॉज कराएगा तो ये क्या कराएगा, मेरा एबॉर्शन करा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद 5वां नंबर में हम देख ले तो 5वां नंबर में जो है मेरा इम्यून फैक्टर भी होता है। इम्यून फैक्टर मेरा आता क्या है, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है ना, ऑटो इम्यूनिटी। मतलब कि बॉडी में ऑटो एंटीबॉडी बन रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, प्रेगनेंसी को क्या है कि वो लॉस करा देगा, ठीक है ना। अगर मदर की बॉडी में ऑटो एंटीबॉडी बन रहा है तो क्या करेगा, प्रेगनेंसी में जो आ रहा है वो उसको लगेगा कि फॉरेन बॉडी है, उसको मार देगा। इस टाइप से कुछ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हम देख लीजिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर का कॉज देख लिए, इटियोलॉजी देख लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या इटियोलॉजी हो सकता है। अब देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऐसे बांटा गया है, लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी ज़्यादा होता नहीं है कि मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये कॉज नहीं कर रहा है तो कॉज कर रहा है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं करेगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कॉज करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं कर सकता, नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो। दोनों क्या है ना कि कॉज तो कॉज है, वो कभी भी कर सकता है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है और ऐसा हम लोग बांटते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर में, कि क्योंकि ज़्यादा देखा जाता है इसी दौरान, इसीलिए। अब इटायोलॉजी फॉर इटायोलॉजी ऑफ एबॉर्शन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है ना। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर इसका एबॉर्शन का इटियोलॉजी देखें तो सबसे जो पहला मेरा कॉमन कॉज है, ठीक है ना, जो मेरा कॉमन कॉज है, सबसे कॉमनली जो मेरा देखा जाता है वो देखा जाता है मेरा क्या, एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक ना, क्या, एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज। अब जो एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज है, ठीक है ना, वो मेरा क्या, वो जो है मेरा
कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, मतलब बर्थ से हो सकता है, ठीक है ना, कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, ओके, और एक्वायर्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कॉन्जेनाइटल में क्या क्या आएगा, कॉन्जेनाइटल में आता है जैसे कि मेरा जो यूट्रस है वो सेप्टेड हो गया, ठीक है ना, सेप्टेड यूट्रस कैसे होता है, देखो मेरा नॉर्मल यूट्रस कैसे होता है, मेरा नॉर्मल यूट्रस की अगर हम बात करें तो मेरा नॉर्मल यूट्रस हो गया, मेरा नॉर्मल यूट्रस रहता है कुछ ऐसे, अरे यार फिगर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मल यूट्रस मेरा कुछ ऐसे रहता है, ठीक है ना, एक कैविटी है इसमें अच्छा खासा, ये स्पेस है, कैविटी है, इधर फंडस है, ठीक है ना, ये बॉडी है, इधर सर्विक्स है, 3 भाग रहता है, फंडस बॉडी सर्विक्स, ये है मेरा नॉर्मल यूट्रस। अगर ये सेप्टेड हो गया, ठीक है ना, सेप्टेड होगा तो कैसे होगा, सेप्टेड यदि हो गया तो मेरा कुछ इस तरह से हो जाता है, मतलब यूट्रन का जो ये यूट्रस जो है वो 2 भाग में पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा सेप्टेड, ये है मेरा नॉर्मल यूट्रस, ये मेरा सेप्टेड यूट्रस, ठीक है ना। इसमें जो है फंडस का जो है ना ये इधर ये 2 भाग में बढ़ जाता है, ठीक है ना। अच्छा सेप्टेड हो गया, मेरा बाइकॉर्नुएट भी हो सकता है, ठीक है ना। अब बाइकॉर्नुएट में कैसे हो जाता है, बाइकॉर्नुएट में जो होता है कुछ ऐसा, ये जो फंडस है ना वही पूरा नीचे आ जाता है, ठीक है ना, और जो कैविटी को है मेरा वो 2 भाग में बांट देता है, तो ये हो गया मेरा बाइकॉर्नुएट, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा बाइकॉर्नुएट। इस तरह से और भी होते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, और हो सकता है मेरा डबल यूट्रस हो सकता है, ठीक है ना, मोनोकॉर्नुएट भी होता है, बाइकॉर्नुएट भी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरा कॉन्जेनिटल डिफेक्ट आता है, और ये कॉन्जेनिटल डिफेक्ट होता क्यों है, ड्यू टू मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट एब्नॉर्मलिटीज, ठीक है। मुलेरियन डक्ट का अगर फ्यूजन हो गया, मुलेरियन डक्ट रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है ना, तो उस दौरान जो है मेरा कॉन्जेनिटल डिफेक्ट आते हैं। हम जानते हैं कि जो भी मेरा फीमेल ऑर्गन क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मुलेरियन डक्ट से बनता है, ठीक है ना। अब मुलेरियन डक्ट में ही अगर डिफेक्ट हो गया, ठीक है ना, तो फिर मेरा क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें भी डिफेक्ट आ जाएगा। इसीलिए मुलेरियन डक्ट में जब डिफेक्ट आता है ना, मुलेरियन डक्ट का जब फ्यूजन हो गया, इस तरह का चीज़ें हो गया, तो फिर मेरा कॉन्जेनाइटल ऐसा डिफेक्ट आता है, ठीक है ना। अब मेरा कॉन्जेनाइटल की बात अगर हम बात करें तो कॉन्जेनाइटल में भी देखो, कॉन्जेनाइटल में भी एक मेरा और होता है कि क्या, कॉन्जेनाइटल सर्वाइकल इंसफिशिएंसी, लेकिन कॉन्जेनाइटल सर्वाइकल इंसफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होता है। अभी हम लोग देखेंगे एक्वायर्ड, ठीक ना, एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड में मेरा क्या होता है, एक्वायर्ड में जैसे कि मेरा हो गया क्या, फाइब्रॉइड, ठीक ना, मतलब कि एक्वायर्ड मतलब हम जान रहे हैं कि बर्थ होने के बाद जो कि डिजीज़ वगैरह इसमें हुआ तो वो जाता है एक्वायर्ड फैक्टर, ठीक है ना। तो फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड में भी कौन सा फाइब्रॉइड, सब म्यूकस फाइब्रॉइड, ठीक ना, सब म्यूकस फाइब्रॉइड, सब म्यूकस फाइब्रॉइड, सब म्यूकस फाइब्रॉइड, ठीक ना, सब म्यूकस फाइब्रॉइड। सब म्यूकस फाइब्रॉइड क्या होता है, सब म्यूकस फाइब्रॉइड जो है ना इंडोमेट्रियम में फाइब्रॉइड हो जाता है, ठीक है ना। जहाँ पढ़े थे 3 तरह का फाइब्रॉइड होता है, उसमें सब म्यूकस फाइब्रॉइड जो होता है वो इंडोमेट्रियम में होता है। अब हम जानते हैं कि मेरा इम्प्लांटेशन वगैरह जो भी है, ठीक है ना, सब मेरा इंडोमेट्रियम में ही होता है। अब इंडोमेट्रियम में ही गड़बड़ी है तो भाई एबॉर्शन होने का चांसेस तो रहेगा ही ना, सिंपल सी बात है। पॉलिप हो गया, ठीक ना, या फिर मेरा इंडोमेट्रियोसिस हो गया, इंडोमेट्रियोसिस हो गया, ठीक है, 3 फैक्टर।
और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर एक आता है, ठीक है ना, इसमें एक्वायर्ड में क्या वो फैक्टर होता है मेरा, क्या, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल इनसफिशियंसी। न्यू नाम है मेरा सर्वाइकल इनसफिशियंसी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग स्पेशली देखेंगे, ठीक है ना, अगले लेक्चर में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज में हम लोग देख लिए कि इतने सारे मेरा डिफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड, कॉन्जेनिटल जो होता है वो मेनली ड्यू टू मुलेरियन डक्ट एब्नॉर्मलिटीज के कारण होता है, और एक्वायर्ड जो होता है मेरा आफ्टर बर्थ जो मेरा डिजीज वगैरह हो जाता है, फाइब्रॉइड पॉलिप इंडोमेट्रियोसिस वगैरह हो गया, उसके कारण जो होता है मेरा एबॉर्शन होने का चांसेस रहता है, ठीक है ना। ओके, अब अदर फैक्टर में देख सकते हैं, ठीक है ना। अदर और क्या क्या फैक्टर होते हैं एबॉर्शन के सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ठीक ना। अदर्स फैक्टर में हम देखते हैं तो मेरा आएगा क्या, मैटरनल क्रोनिक इलनेस, मैटरनल क्रोनिक इलनेस। अब मैटरनल क्रोनिक इलनेस में क्या क्या सकता है, सबसे पहले तो मेरा भाई इलनेस डायबिटीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ठीक है, तो दिक्कत है। अच्छा, और क्या हो सकता है मैटरनल क्रोनिक इलनेस में, अगर क्रोनिक रीनल डिजीज, क्रोनिक रीनल डिजीज है तो मेरा हो सकता है आईबीडी है, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज, ठीक है ना। हीमोग्लोबिनोपैथी है, तो ये सब मेरा क्रोनिक इलनेस हो सकता है, ठीक है ना, जिसके कारण मेरा एबॉर्शन हो सकता है। अब अदर फैक्टर में और देखेंगे तो मैंने क्या हो सकता है, प्लासेंटा डिफेक्ट। प्लासेंटा में क्या क्या हो सकता है, वेस्कुलोपैथी हो सकता है, या फिर प्लासेंटल एब्रप्शन हो सकता है, प्लासेंटा एब्रप्सिया। प्लासेंटा एब्रप्शन में क्या होता है, जो प्लासेंटा होता है वो पहले ही मेरा एंडोमेट्रियम को छोड़ देता है डिलीवरी से पहले ही, ठीक है ना। या फिर वेस्कुलोपैथी, हो सकता है। और फैक्टर्स में हो सकता है मेरा देखेंगे अदर फैक्टर में तो इन्फेक्शन में मेरा क्या क्या हो सकता है, इन्फेक्शन में मेरा सिफिलिस हो सकता है, ठीक ना। टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, लिस्टीरियोसिस हो सकता है। तो इतने सारे इन्फेक्शन भी मेरा कॉज करा सकता है क्या, एबॉर्शन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए कि एबॉर्शन जो होता है किस समय में होता है, ठीक है ना। एबॉर्शन जो है वो प्रेगनेंसी होगा तो एबॉर्शन एक रिस्क है प्रेगनेंसी का, वो भी अर्ली प्रेगनेंसी का एक रिस्क है। फिर हम देखें कि एबॉर्शन किसको कहते हैं, ठीक है ना।
WHO एबॉर्शन को कैसे डिफ़ाइन करता है वो देख लिए, और एबॉर्शन का क्या क्या कारण हो सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और क्या क्या कारण हो सकता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो यहाँ तक अभी हम लोग देख लिए हैं, ठीक है ना। इसके आगे फिर देखते हैं, अभी तक के लिए यहीं तक। थैंक यू।